जी 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 जी। जय भीम जय भारत। एक सर्वे सामने आया है आज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यह सर्वे किया है। सर्वे इंडिया पे हुआ है, भारत पे हुआ है, और सर्वे के अंदर 5 लाख लोगों से संपर्क कर पूछा गया कि सरकार कैसा काम कर रही है। कौन सी सरकार? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार। वो सरकार जिस सरकार के ऊपर अगस्त 2021 में इंडिया टुडे ने भी सर्वे किया था। इंडिया टुडे बड़ा ग्रुप है भारत के अंदर। और अब जो सर्वे सामने आया है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सर्वे है। इन दोनों सर्वे के अंदर जो तस्वीर उभर के सामने आई है वो ये है कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता, जो रेटिंग उनकी है, उसमें कमी आई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जब सवाल किया कि भारत के अंदर आज क्या चल रहा है, तो जवाब में उन लोगों ने बताया कि भारत के अंदर आज सरकार जो है कोविड के अंदर जो प्रोटोकॉल थे, कोविड के अंदर जो लोगों की सहायता होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। इसी के साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि मंगलवार को ही दिन के उजाले में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के यहां पर रेड हुई है। मामला 2018 का है। इस बड़े मुद्दे पर बातचीत के लिए भोपाल से गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राकेश पाठक साहब हमारे साथ वंचितों का भारत पर जुड़े हैं। डॉक्टर साहब वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद मनोज जी। डॉक्टर साहब, हम लोग जात पात पे कोई यकीन नहीं रखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर जातिवाद लगातार बढ़ता जा रहा है 21वीं शताब्दी के बीच में भी। आपका रिएक्शन? देखिए मनोज जी, भारत की राजनीति में अगर हम बात करें तो जातिवाद के बिना तो किसी भी राजनीतिक दल का काम नहीं बनता। कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप पंजाब से हैं, श्रोमणी अकाली दल हो, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितनी पार्टियां हैं, जातियों को साधे बिना किसी की भी राजनीति परवान नहीं चढ़ती मनोज जी। तो पहली बात तो यह है कि अब चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, आपके अपने राज्य में चुनाव है पंजाब में, तो जो ये जो जातियों का विभाजन है, जातियों के बीच में बटा हुआ हमारा जो समाज है, पार्टियां भी उसी नजर से राजनीति करती हैं और टिकट वितरण से लेकर चुनाव जीतने तक की जो कवायद है वो जातिगत वोटों के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, हम सिर्फ जाति तक क्यों सीमित रहें। देश की राजनीति धर्म पर भी इतनी आधारित है कि हम देखते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। सभी पार्टियां यही करती हैं। तो अब चूंकि जैसे जैसे चुनाव पास आता जाएगा, अब तो मतदान की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। आपके यहाँ गुरु रविदास जी की जयंती की वजह से तारीख अभी टली है 2-3-4 दिनों के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये जो जातियों का जो संघर्ष है, ये राजनीतिक कारणों से, चुनावी कारणों से हमारे समाज में बना रहेगा मनोज जी। जी डॉक्टर राकेश पाठक साहब, अब चुनावी समीकरण जो है, जैसे ये सर्वे सामने आया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो तमाम सारी जो सर्वे एजेंसीज हैं, हमारे अपने देश में इतने सारे इस तरह के सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं जो हर चुनाव से पहले नेताओं की लोकप्रियता का, पार्टियों की लोकप्रियता का एक सर्वे जनता के बीच में कराती हैं। अब चूंकि जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अगर कराया है, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर उन्होंने कराया है तो उसके जो नतीजे सामने आए हैं, उसके जो निष्कर्ष उन्होंने सामने
रखे हैं, अगर आप वे साझा करें तो हम उस पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। अगर जैसे आज के हमारे इस विमर्श का विषय आपने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर रखा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर, तो आमतौर पर नेताओं की लोकप्रियता का जो पैमाना है, उसकी जो कसौटी है, वो सामान्य तौर पर चुनावी जीत के आधार पर तय होती है कि कोई भी व्यक्ति कितने चुनाव में जीता, किन किन चुनाव में वो जीता, उसकी जीत से ये मान लिया जाता है कि वो लोकप्रिय है। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जी नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, एनडीए की सरकार, बहुत बुरी तरह से अलोकप्रिय हो रही थी तमाम मोर्चों पर। ऐसा लग रहा था कि शायद लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई बहुत अच्छी स्थितियां बनती हुई नहीं लग रही हैं। ये किन प्रकार कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जो बहुत सारे लोग, हमारा आप जैसे पत्रकार, हम लोग ये आकलन करते हैं कि पुलवामा हो गया उसी वक्त, संयोग दुर्योग से, देश के दुर्भाग्य से, और फिर शहीदों के कफन और जिस तरह से होर्डिंग उत्तर प्रदेश में चुनाव में लगे, और तमाम सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो वो जो लोकप्रियता अलोकप्रियता लग रही थी, लेकिन 2019 के चुनाव जीत लिए गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछली बार हुआ कि ऐसा लग रहा था कि स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन चुनाव जीता गया। तो यह माना जा सकता है कि जब तक कोई नेता, कोई नायक, कोई महानायक, कोई पार्टी का मुखिया अपनी पार्टी को चुनाव जितवाने की स्थिति में है, तब तक वो लोकप्रिय है। हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी लगातार अलोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन असल में इसको तय कौन करेगा कि वे अलोकप्रिय है? हम और आप जैसे पत्रकार अपने आकलन के आधार पर मान लेते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर राकेश पाठक साहब, हम लोग, आप लोग तय नहीं करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक बैकफ्लैश देना चाहूंगा। हिमाचल पंजाब के पड़ोस में है, यूपी के उत्तराखंड से सटा हुआ है। उस हिमाचल के जेपी नड्डा जो है बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उस हिमाचल के अनुराग ठाकुर जो है मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं। वहां पर अक्टूबर में चुनाव हुआ, 30 अक्टूबर को रिजल्ट आए, 2 नवंबर को, और वहां पे सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। 3 असेंबली और 1 पार्लियामेंट जीत नहीं पाई बीजेपी। ऐसे में हम लोग तो कुछ डिजाइन नहीं करते हैं। वो जो बाई इलेक्शन था उसने ये एक संकेत दिया था कि कितने लोकप्रिय है हमारे शासक। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अभी जो उपचुनाव हुए थे, आपके सिर्फ अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात ना करें, और भी जगह जो उपचुनाव हुए थे तो बहुत उत्साहवर्धक नतीजे आपके मध्य प्रदेश में भी हुए। मध्य प्रदेश में भी हुए थे, बिल्कुल कई राज्यों में जो उपचुनाव हुए थे, और उन उपचुनाव में देखा जाए तो राजस्थान में भी सारी सीटों पर कांग्रेस जीती। तो कोई नतीजे बहुत सकारात्मक नहीं थे। और अकेले इन उपचुनाव की बात क्यों करें, हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे पिछले कई विधानसभाओं के चुनाव में, बिहार में जब अभी चुनाव हुआ था पूरा विधानसभा का, आपने देखा था कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन आखिरी दम तक, रात तक टक्कर लेता रहा, अगर देखा जाए मतगणना की रात तक। फिर जो भी कुछ हुआ हम सब जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के ढलान पर हैं, ये तो तय है। और पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर के ये चुनाव हैं, ये एक तरह से 2024 के लिए सेमीफाइनल की तैयारी समझ लीजिए। इसके बाद एक अभी सेमीफाइनल और होगा उस लोकसभा से पहले, 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, और आप हिमाचल और गुजरात को भूल गए हैं आप। छत्तीसगढ़ जी। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जी डॉक्टर राकेश पाठक, मैं आपको फिर 2019 में ले जाता हूं। 2019 की 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई। अच्छा काम था ये, मैं इसका मैं वेलकम करता हूं। उसके बाद चुनाव हुआ था हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर। हरियाणा में कितनी सीट्स कम हुई आप बेहतर जानते हैं, और किस तरह से वहां पे बैसाखियों के सहारे सरकार बनानी पड़ी, सरकार बनी। बिल्कुल हरियाणा के अंदर। अब महाराष्ट्र में एक गठबंधन था बीजेपी का शिवसेना के साथ,
सरकार शिवसेना की है, बीजेपी ऑपोजिशन में है। तो 2019 और 2022 में बेहद अंतर है। 2019 में महंगाई जो थी वो कहां थी और 2022 में महंगाई कहां पे है? मैं इस बात को मानता हूं मनोज जी के महंगाई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिनों का सपना दिखाकर सत्ता में आई थी 2014 में, और आप 2014 से पहले के भाषण हमें और आपको सबको याद हैं कि पेट्रोल 30 रुपए का मिलेगा। उसके बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं नसीब वाला हूं, मेरे नसीब से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो रही हैं। हो सकता है उस समय 98-96 एक आध रुपया कम हुआ हो, लेकिन अब जब 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, तब वो नसीब वाले प्रधानमंत्री कहां हैं, उनका नसीब अब कहां चला गया, ये कोई सवाल नहीं पूछता। साइंस के जीवन दौर में की भी आप उपयोगी डॉक्टर राकेश, साइंस के दौर में भी आप नसीब पे विश्वास करते हैं? मैं नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो बहुत वैज्ञानिक सोच का आदमी हूं। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण याद दिला रहा हूं। आप इस विमर्श के बाद एक बार सर्च कर लीजिएगा। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में खुद ये कहा था कि मैं नसीब वाला हूं। उन्होंने कहा था लोग कहते हैं मोदी नसीब वाला है, इसके नसीब से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो रही हैं, जरूरी चीजों की कीमतें कम हो रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर वे अपने नसीब से कीमतों को कम होने का श्रेय दे रहे थे, अपने नसीब को, तो अब जब कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर कहां से कहां पहुंच चुका है। जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे तब डॉलर की कीमत बढ़ती थी, गिरती थी, रुपए की कीमत, तो प्रधानमंत्री की कीमत कम होती थी। अब वे प्रधानमंत्री हैं और डॉलर कहां पहुंच गया, अब वे याद भी नहीं करना चाहते कि रुपए की क्या कीमत है आज विश्व बाजार में। तो मैं तो उनसे ही पूछना चाहता हूं। जी 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 जी। लेकिन आप दिल्ली का जब आपने जिक्र किया, तो दिल्ली में 8 फरवरी 2020 के अंदर चुनाव हुआ था, असेंबली का चुनाव, और उसमें बीजेपी को नसीब से सीट्स कितनी मिली थी? 6 या 7, और बाकी वो फिर वो हैट्रिक हो गई थी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि मोदी जी अपने ही अगर भाषणों को स्वयं अगर सुन लेंगे जो उन्होंने समय समय पर दिए हैं, तो उन्हें खुद सचमुच में शर्म आएगी। यद्यपि शर्म का कोई संबंध उनसे है नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन जिस तरह के वे बयान देते रहे हैं अभी तक, और अब जो उन शब्दों तक का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि अपने दर्शकों से भी आप पूछिएगा मेरे इस प्रश्न के माध्यम से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जिह्वा पर, उनकी पवित्र जुबान पर महंगाई शब्द कब से नहीं सुना आपने? अच्छे दिन शब्द कब से नहीं सुना आपने? चीन शब्द का उच्चारण कब से नहीं सुना आपने? चीन हमारी सीमा का अतिक्रमण कर चुका है, गांव बना लिए, अरुणाचल पे इलाकों के नाम बदल दिए, उसने नामकरण कर डाले हैं, लेकिन चीन शब्द का उच्चारण उन्होंने पिछले मई जून में जब घटना हुई थी गलवान की, तब से आज तक चीन शब्द नहीं बोला उन्होंने। तो मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि जी 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 जी, गलवान जो थी वो पिछले साल की नहीं थी। गलवान घाटी में जो हुआ था वो उससे पहले हुआ था, और शौर्य दिवस मनाया गया था रिपब्लिक डे पे, और गलवान के शहीदों की शहादत को सैल्यूट किया गया था। मुझे बेहद अच्छे से याद है, मैंने भी एक ट्वीट किया था उस पर। तो डॉक्टर राकेश पाठक, मैं आपको 19, 20, 21 और अब हम हैं 22 के अंदर, मैंने आपको हरियाणा भी गिनवा दिया, मैंने आपको महाराष्ट्र भी बता दिया, इसके साथ साथ हिमाचल का बाई इलेक्शन हमेशा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका माना जाता है। सत्ताधारी, बिल्कुल सत्ताधारी जो मशीनरी काम करती है उसका फायदा सीधा सीधा होता है। लेकिन इसका अपवाद एक ये भी है, शिबू सोरेन जब मुख्यमंत्री थे वहां के झारखंड के, तो वो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी बाई इलेक्शन हार गए थे। अब ऐसे में सवाल ये है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल, दिल्ली, 4 बड़ी स्टेट्स में जो चुनाव हुए, उसमें जो 19 में जो 2 मई 2019 को एक ओहरा था माननीय प्राइम मिनिस्टर का, वो उसके बाद मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर में चुनाव हुआ हरियाणा, महाराष्ट्र का, वो आपके सामने है सरकारें। फिर उसके बाद वक्त बदलता गया। तो ऐसे में आज अगर ये जो सर्वे सामने आया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का,
उसकी तुलना हम लोग 19 से कर सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर 2019 से तो अब तक गंगा में, कावेरी में, बेतवा में, नर्मदा में और आपके पंजाब के पंचनद जो हैं उन सब में बहुत पानी बह गया है। 2019 से अब तक जो नरेंद्र मोदी जी की लार्जर देन लाइफ में अगर इसको कहूं छवि थी, उसमें लगातार डेंट लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके समर्थक जो हैं, भारत का जो आम नागरिक है, सामान्य जो लोग हैं, वे नहीं समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश की चुनौतियों के जितने मोर्चे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सामाजिक सौहार्द समरसता का मुद्दा हो, किसानों के आंदोलन का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर वे लगातार बैकफुट पर जा रहे हैं। अभी हम किसान आंदोलन की चर्चा न करें तो ये विमर्श अधूरा रहेगा सर। मेरा निवेदन यह है कि नरेंद्र मोदी जी की जो छवि थी कि अपराजेय, अजेय, अजर अमर वाली जो छवि थी कि वे तो अपने फैसलों से पीछे नहीं हट जाते हैं। उन्होंने जो फैसला एक बार कर लिया तो कर लिया। लेकिन किसान कानून वापस लेने का जब उन्होंने संदेश टेलीविजन पर आकर दिया, खेद व्यक्त किया, माफी मांगी, कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली उनकी जो महामानव वाली छवि है, अति मानव वाली छवि है कि वे मनुष्य नहीं अवतार हैं। अभी कल हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा है, कमल पटेल ने, कि वे मनुष्य नहीं अवतार हैं नरेंद्र मोदी जी। शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी भगवान राम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे थे राम और कृष्ण की तरह पूजे जाएंगे भविष्य में जी। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं। तो जब इतने सारे लोग कहते हैं तो हमें भी मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि वे सचमुच में अवतार हैं। तो ये जो अवतारी उनकी छवि है, ये 2019 से अब में कम हुई है। उनका जो कद था, माइटी हिमालयन मैन वाला जो उनकी जो कद काठी थी, वो थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो चुकी है। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो सर्वे है, अगर वो ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है, कमी आई है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को, स्वयं मोदी जी को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। मैं डॉक्टर राकेश पाठक साहब, एक मिनट के लिए आपको रोक के, एक कल रात प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर लाइव जो था उनका कन्वर्सेशन हो रही थी कई सारी कंट्रीज दावोस के अंदर। वो अब एक चीज वहां पे सामने आ गई कि अचानक भाषण जो था वो रुक गया। मैं टीम से आग्रह करूंगा कि पहले वो विजुअल दिखाया जाए, उसके बाद मैं, आपने एक बात बहुत बड़ी कही थी कि कितना पानी बह गया, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने साथ में ये भी जोड़ा है कि गंगा के अंदर कोविड सेकंड वेव के अंदर जितनी डेड बॉडीज थी वो जो है प्रभावित करती है किसी भी। जी, तो एक वीडियो आपको पहले दिखाऊं, उसके बाद इस पे बात करेंगे। इस सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। जी, मैं ये आप फुल स्क्रीन पे मैं चाहूंगा कि एक बार ये वीडियो जो है वो जरूर दिखाया जाए। टेक्निक के दौर में लिख के पढ़ना कोई बुराई नहीं है। बहुत नेता जो है के पास स्क्रिप्ट आती है, वो अपना भाषण करते हैं, लेकिन कल जो हुआ वो उसका बहुत उसको वायरल किया गया सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे, और चटकारे लगा के लोगों ने इस चीज को सुना और सुनाया। सदी को एम्पावर करने वाली एक बार वो वीडियो जो है पूरी स्क्रीन पे दिखाया जाए, उसके बाद मैं डॉक्टर राकेश साहब के पास वापस जाऊंगा, पाठक साहब के पास। टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस वो वीडियो है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है तो उसमें अपने काउंटर पार्ट्स जो है, अपने समकक्ष जो लोग हैं, उनको लेके आर्थिकी पर विचार कर रहे थे, और फिर अचानक उनका भाषण जो था वो एकदम से हट गया। उन्होंने बात को बदल दिया। डॉक्टर राकेश पाठक साहब, आज जब देखिए टेक्निक जी, मैं उसी चीज पे आने लगा था, कैम्ब्रिज के मैं उसी सर्वे पे आने लगा था। कैम्ब्रिज ने 5 लाख लोगों से जो क्वेश्चन किए, उनमें कोविड सेकंड, कोविड फर्स्ट
और ये जो ओमिक्रॉन का ये जो आज चल रहा है, इसको लेके सवाल किए। मैं नहीं जानता हूं कि सर्वे 10 दिन पुराना है या उससे पहले का है या अभी आज कल में ही आया है, लेकिन मुझे आज इसका अध्ययन करने का मौका मिला है। डॉक्टर राकेश पाठक, उससे पहले एक सर्वे जो था वो इंडिया टुडे ने किया था अगस्त के अंदर, उसमें 42% बताया गया था कि लोकप्रियता घटी है। अब सवाल कि किसान 380 दिन बैठा रहा दिल्ली के हद सरहद के ऊपर, 700 से ज्यादा कुर्बानियां इस आंदोलन के बीच में हुई और कई कुछ हुआ। ऐसे में आज कितना लोकप्रिय मानते हैं आप मेरे और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को? देखिए, पहले तो मैं ये जो कल दावोस जो विश्व आर्थिक फोरम था जिसमें प्रधानमंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे, उसको लेकर बहुत सारे क्लेरिफिकेशन आए हैं। सरकार और उसके समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि वो टेलीप्रॉम्प्टर खराब नहीं हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना उनका परिचय दिए, जो आयोजकों की ओर से पहले इंट्रोडक्शन जिस तरह होता है, जैसे आपने मुझे आज इस डिबेट में शुरुआत में मेरे बारे में बताया कि मैं वरिष्ठ पत्रकार हूं, गांधीवादी कार्यकर्ता हूं, इसी तरह हर प्रधानमंत्री जो उस दावोस शिखर सम्मेलन में शामिल होता है, पहले आयोजक उसका परिचय देते हैं। तो अब सरकारी तंत्र और सरकार के समर्थक, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक, ये दावा कर रहे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर खत नहीं रुका था, वो ठप नहीं हुआ था, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने बिना परिचय के बोलना शुरू कर दिया था। इसमें मेरा सबमिशन सिर्फ इतना सा है कि अगर ऐसा था तो 7 मिनट तक वे बोलते रहे। मैंने रात को ही पीएमओ का जो यूट्यूब चैनल है पीएमओ इंडिया, उस पर देख लिया था। ये सिरे से गलत बात अब साबित की जा रही है। सच्चाई यही है कि अगर वे बिना परिचय के बोलना शुरू कर चुके थे तो उस तरफ से दावोस से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे मिनट में रोका जा सकता था कि सर अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, आप रुक जाइए, पहले आपको परिचय दिया जाएगा तब आप बोलिए। 7 मिनट, ठीक 6 मिनट 59 सेकंड के बाद वे एकदम से यकायक रुके हैं। उन्होंने पहले बाईं ओर देखा, टेलीप्रॉम्प्टर की तरफ या स्टाफ की तरफ, जो भी बैठा होगा। फिर भी मैं ये मानता हूं कि ये तकनीकी भूलें हैं। मेरे लिए चिंता की बात इससे बड़ी ये होती। डॉक्टर राकेश, तकनीकी भूल है, स्क्रिप्ट में कमी रह गई, स्क्रिप्ट राइटर वो पूरा लिख नहीं पाया। देखिए, नहीं, देखिए वो तो संभव नहीं है। स्क्रिप्ट तो पूरी लिखी हुई होगी। प्रधानमंत्री का भाषण लिखने के बाद टेलीप्रॉम्प्टर पर चलता है। ऐसे हम लोग टेलीविजन इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। मैं एक न्यूज चैनल का हेड रहा हूं, जानता हूं टेलीप्रॉम्प्टर पर कैसे लाइनें आती हैं। इसके बावजूद वो जो टेलीप्रॉम्प्टर पर चल रहा होता मटेरियल है, वो उसका प्रिंट आउट भी हाथ में होता है टेबल पर। अगर मान लीजिए टीपी नहीं चल रहा तो आप कागज में से देख के बोल लीजिए, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। देखिए, जब किसी अंतरराष्ट्रीय लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये भी जानते हैं कि न्यूज रूम के अंदर आउटपुट टीम पर कितना ज्यादा प्रेशर होता है, और असाइनमेंट जो है वो आपकी खामियां लगातार बताता रहता है, वो आपकी खामियों को ठीक नहीं करवाता है। बिल्कुल, ईपी में अपन हाल की हाल सुनते रहते हैं। बिल्कुल, एमसीआर पीसीआर से अपने को कमांड मिलती रहती है। बिल्कुल। तो एमसीआर तो ने जो दे दिया, इसमें समझने वाली बात ये है कि ये सब जो है, जो वो प्रेशर के अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग थोड़ी चूक हो गई या जल्दबाजी थी कि सब कुछ जल्दी मैं सर, इसमें मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं इस तकनीकी भूल को भी अनदेखा करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी हो गया, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, या हो सकता है वही बात सही हो कि प्रधानमंत्री बिना इंट्रोडक्शन के अचानक बोलना शुरू कर चुके थे। यद्यपि ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, हम और आप 2 ही लोग आज जुड़े हैं इस चर्चा में। जब आपने मुझे कमांड दिया तब तो मैंने बोलना शुरू किया। ये तो संभव नहीं, मैं स्क्रीन पर देखा और मैंने बोलना शुरू कर दिया, तो ये संभव नहीं है। चलिए, हम ये भी मान लेते हैं। लेकिन मेरी चिंता का विषय दूसरा है। मेरी चिंता का विषय यह है कि अंतरराष्ट्रीय फोरम पर माननीय प्रधानमंत्री, इससे पहले भी इसी दावोस सम्मेलन में प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मैं 600 करोड़ वोटरों से चुना हुआ प्रधानमंत्री हमें चुना है। पूरी पृथ्वी की आबादी 700 करोड़ है, 7 बिलियन है, तो 600 करोड़ भारत की आबादी उन्होंने बता दी। मेरी चिंता का विषय यह है कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगता है। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते हैं। ये ज्यादा चिंता की बात है। एक सार्वभौम राष्ट्र के मुखिया को दूसरे देश में जाकर वहां के आंतरिक चुनाव में एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगना, यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है।
न केवल प्रधानमंत्री की गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि देश की गरिमा के विरुद्ध है। मेरी चिंता का विषय यह है, मुझे टेलीप्रॉम्प्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी चिंता का विषय यह है कि भारत के प्रधानमंत्री वर्ल्ड साइंस कांग्रेस में, विश्व विज्ञान कांग्रेस में कहते हैं कि भारत में तो प्लास्टिक सर्जरी सदियों हजारों साल पहले थी, गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया गया। ये ज्यादा चिंता की बात है कि देश का प्रधानमंत्री इतना अवैज्ञानिक तथ्य विश्व विज्ञान कांग्रेस में दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सामने रखे। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मेरे लिए चिंता का विषय यह है कि प्रधानमंत्री पता नहीं कौन सा एक्स्ट्रा AB2 निकालकर गलत समझाना चाहते हैं, वो कभी गलत सिद्ध नहीं होता। मेरी चिंता का विषय यह है कि वे सदियों के आर पार गुरु नानक देव, गोरखनाथ और कबीर को एक साथ बिठा देते हैं गप लगाने के लिए। मेरी चिंता का विषय यह है कि वे सिकंदर को बिहार तक बुला लेते हैं। तो मुझे टेलीप्रॉम्प्टर के ठप होने से चिंता नहीं है। मेरी चिंता का विषय है कि हमारे देश का मुखिया, जो हमारे देश का मुखिया है, इस भारत में नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक एक से एक विद्वान प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को भी विद्वान मानने को तैयार हूं, पर मेरा निवेदन यह है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय, उनके भाषण लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर, स्वयं प्रधानमंत्री जी, क्या उन्हें यह चिंता नहीं करना चाहिए कि उनके भाषणों में ऐसी ऐतिहासिक भूलें हो रही हैं, अवैज्ञानिक माफी चाहता हूं, ऐसी अवैज्ञानिक बातें और तथ्य रखे जा रहे हैं जो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विश्व नेताओं के सामने मखौल का विषय बनती हैं। इससे बचना चाहिए। मेरी चिंता प्रधानमंत्री की गरिमा को लेकर है, नरेंद्र मोदी की नहीं। मतलब आप डॉक्टर राकेश, आप ये कह रहे हैं कि हम जो है विश्व गुरु है, और विश्व गुरु ऐसी गुस्ताखियां जो है, वैसे तो माफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं, उसी तरह से कांग्रेस ने भी आज यही बात कही है। कांग्रेस ने दिल्ली के अपने हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सुरजेवाला और पंजाब के जो इंचार्ज हैं हरीश, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनाते हैं आपको। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बातें डॉक्टर राकेश पाठक साहब कर रहे हैं, उसी तरह के इल्जाम जो है वो कांग्रेस ने पंजाब को लेके बीजेपी और ये संयोग की बात होगी। मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। जो वाजिब सवाल है वो कोई भी उठा सकता है, मैं भी उठा। सुनवाइए प्लीज। मैं सुनवाता हूं आपको। मैं हिंदुस्तान के इकलौते दलित गरीब मुख्यमंत्री से बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अब इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी को पंजाब भेज दिया। किसी पुराने 5 वर्ष पुराने मुकदमे में जिसका चन्नी जी या उनके परिवार से कोई लेना देना भी नहीं, उसके अंदर झूठी संलिप्तता के माध्यम से ये अपने आप में दिखाता है कि बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना गरीबों, दलितों और हिंदुस्तान के इकलौते दलित मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में धधक रही है। केस है क्या दोस्तों? केस है कि कांग्रेस की सरकार के समय 7 मार्च 2018 को FIR नंबर 26 पुलिस स्टेशन राहो, जिला नवा शहर में दर्ज होती है माइनिंग एक्ट के तहत। उसके अंदर चन्नी जी के किसी रिश्तेदार का नाम नहीं, चन्नी जी के परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं। एक व्यक्ति जिसका नाम है 34 एक्यूज्ड के अंदर, उसका नाम है कुदरत दीप। चालान पेश हो जाता है, केस मुकदमा चल रहा है, चालान के अंदर कुदरत दीप की भूमिका ही नहीं दिखती। आज ये कहा जा रहा है कि एक कुदरत दीप की दोस्ती या जान पहचान भूपेंद्र सिंह हनी नाम के 28 साल के नौजवान से थी। वो नौजवान जो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया है। भूपेंद्र सिंह हनी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की साली का बेटा है, भतीजा है। डॉक्टर राकेश पाठक, कांग्रेस का इल्जाम है कि एक पुराने मामले में पंजाब के पहले दलित CM को बदनाम करने की सीधी सीधी कोशिश हो रही है।
देखिए, कांग्रेस के आरोप से का जवाब तो सरकार देगी, बीजेपी या तमाम वो जो एजेंसियां हैं जिन्होंने आज छापामारी की है वे देंगे। जी लेकिन एक संयोग तो रेखांकित करना ही चाहिए, पूरे देश को समझना चाहिए कि जब जब जिस राज्य में चुनाव होता है, सरकारी जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, आईबी हो, जो ये तो अलग जांच की एजेंसियां हो गई, लेकिन ईडी, इनकम टैक्स, ये सारी एजेंसियां एकदम चुनिंदा तौर पर, एकदम सिलेक्टिवली गैर भाजपा दलों के नेताओं, व्यापारियों या उनसे संबंधित व्यक्तियों पर छापेमारी क्यों शुरू कर देती है? क्या यह सिर्फ संयोग है? और यह संयोग पिछले 7 साल से हर बार क्यों बना हुआ है? मुझे किसी तरह की छापामारी से कोई आपत्ति नहीं है, केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका काम है। अगर चरणजीत सिंह चन्नी या उनके सहयोगियों की तरफ से भी किसी तरह की कोई वित्तीय अनियमितता होती है, कोई ऐसी अराजकता हुई है, तो सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन यह कैसे होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में जिस दिन इस्तीफा दें, उसके दूसरे दिन उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो जाए, जो वर्षों पुराना मुकदमा हो, वर्षों पुरानी शिकायत हो। ऐसे ही हर राज्य में, आप किसी भी राज्य के चुनाव को देख लीजिए उठाकर पिछले 7 साल के, कि जब जिस राज्य में चुनाव होने वाला होता है, वहां गैर भाजपा जो दल हैं, जो भाजपा के विरोधी दल हैं, ऐसा भी नहीं, गैर भाजपा में उनके जो सहयोगी दल हैं, उन पर कभी कोई हाथ नहीं डालता। कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स या और जो एजेंसीज हैं, वे कभी हाथ नहीं डालती। तो इस संयोग को तो जनता को समझना होगा। मैं समझता हूं पंजाब की जनता जरूर इस बात को देख रही होगी कि चरणजीत सिंह चन्नी पर आज तक कोई छापा नहीं पड़ा, अब एकदम वे चूंकि मुख्यमंत्री बन गए हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब चुनाव के समय आप छापा मारकर, अगर केंद्रीय सरकार, केंद्रीय एजेंसियां ये साबित करना चाहती हैं कि वे भ्रष्ट हैं, वे आर्थिक अपराध में शामिल हैं, तो इसका जो संदेश है जनता और मतदाता समझेगी, उसे जो निर्णय लेना होगा लेंगे। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक, जिस तरह से आपकी चिंता बड़ी कि विश्व मंच पर जिस तरह से जो भाषण था, जो स्क्रिप्ट में दिक्कत थी, ये चिंता भी आपकी मैं और बढ़ाना चाहता हूं कि अब यूपी के जो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है असेंबली का, उससे पहले ये जो सर्वे सामने आया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, और उसके साथ मैं उसका कंपैरेटिवली उसको मैं इंडिया टुडे के अगस्त में 2021 के अगस्त में जो सर्वे था उसको मैं साथ में जोड़ रहा हूं। अब डॉक्टर राकेश, आपकी चिंता में मैं थोड़ा सा और इजाफा करना चाहूंगा कि ये जो अब सर्वे है सामने, जिस तरह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बता रही है कि प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी की लोकप्रियता में कमी आना शुरू हुई है, उसने जो कारण गिनाए हैं कोविड की वेव्स के अंदर, अब आपको चिंता किस तरह से सताने लगी है कि यूपी में क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, मेरी चिंता का विषय सिर्फ देश की प्रतिष्ठा और भारत के प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा थी। आज भी मेरी चिंता का विषय वही है। अब जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो सर्वे है, और उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना होती हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जिन कारणों के आधार पर अलोकप्रियता स्थापित किया, वे तो सच हैं। इसे कौन भूल सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर में पवित्र गंगा नदी में शव तैर रहे थे, रेत पर नदी के किनारे दफनाए जा रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी अस्पतालों में, लोग अस्पतालों की सीढ़ियों पर, ऑटो रिक्शा में, कार में जिंदगी गंवा रहे थे। एक इंजेक्शन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी दवाओं के लिए लोग भटक रहे थे और काल के गाल में समा रहे थे। इस अराजकता को अगर जनता भूल जाएगी तो मुझे नहीं मालूम क्या होगा। लेकिन अगर इन सब चीजों के आधार पर ही कैम्ब्रिज ने सर्वे किया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, इन सब की लोकप्रियता में कमी तो आई ही होगी। जितने लोगों से बात की होगी उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अपने परिजन इस कोरोना में हताहत रहे होंगे, बहुत से लोगों की जिंदगियां गई होंगी। जो बचे होंगे उन्होंने उस संघर्ष को देखा होगा, अस्पतालों में किस तरह से लूट खसुट हुई है। तो कैसे उत्तर प्रदेश की जनता ये भूल जाएगी कि सरकार ने उनकी जिंदगी और मौत की लड़ाई में उसे अकेला छोड़ दिया था। तो ये जो लोकप्रियता में कमी है वो तो हम और आप भी देख रहे हैं, वो तो दर्ज हुई है, वही कैम्ब्रिज के सर्वे में दर्ज हुई होगी। लेकिन जनता अंतिम तौर पर
इस सरकार की लापरवाही अलाली के खिलाफ अपना मैंडेट किस रूप में जारी करती है, इसके लिए तो हमें 10 मार्च का इंतजार करना होगा मनोज जी। करना, डेफिनेटली करना होगा। डॉक्टर राकेश, एक लास्ट मेरा अंतिम सवाल जो है, आपने 2019 से शुरू किया था सब कुछ और हम 2019 से 2022 के अंदर आ गए हैं। अब थोड़ा सा ये बता दीजिए मुझे जाते जाते कि कितना अंतर है 19 वाली लोकप्रियता में और 22 वाली। देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट कहा था कि 19 के लोकसभा चुनाव से पहले भी भारी अलोकप्रिय हो चुके थे नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार, खासतौर से कीमतों की वृद्धि को लेकर, पेट्रोल, डीजल, खाद्यान्न, नमक, तेल, शक्कर, सबकी। अब अगर 19 से अगर 22 तक के बीच का तब तक कोविड नहीं आया था। कोविड 2019 तब कोविड नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नवंबर 20 और 21 में जो दो लहरें आई, बिल्कुल जी। हमें तो 20 और 21 की दोनों लहरें मानना, दोनों का आधा साल लॉकडाउन और इसी अराजकता में बीता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो उनकी लोकप्रियता और ज्यादा कम हो गई होगी। मैं किसी आंकड़े में उसे निर्धारित नहीं करूंगा, ना प्रतिशत में करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी और सरकार, प्रकारांतर से सरकार, जिसका लोक कल्याणकारी राज्य में, वेलफेयर स्टेट में जिम्मा है लोगों के सुख दुख की चिंता करना, उसके स्वास्थ्य की, उसके जीवन यापन की, उसमें वो विफल रही है। और कोरोना की दोनों लहर में जो जनता ने भुगता है, वो इस बात का प्रमाण है कि उसको भुगतने के बाद नरेंद्र मोदी 2019 की पायदान से कई पायदान नीचे उतर आए हैं। वो पायदान कितनी है इसकी संख्या में निर्धारित नहीं करूंगा। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर राकेश पाठक, हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, ये थे डॉक्टर राकेश। डॉक्टर राकेश सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गांधीवादी हैं, सोशल वर्कर हैं और भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर एक नामचीन डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश पाठक, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। साथियों, आज के लिए इतना ही। कल होगी मुलाकात। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।